हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इस चैप्टर का या इस स्टोरी का आपके सब्जेक्ट में आने का एक मेन कारण है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएं। किसके थ्रू? प्रोडक्शन, कैसे चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे चीज़ें में उगाया जाता है, कैसे कोई भी चीज़ को फॉर्म किया जाता है, ये बेसिक चीज़ आपको पता चल जाए प्रोडक्शन। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के बाद अपन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फिर आपका या फिर प्रोडक्शन करने के बाद उसके क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोसेसेस की जाती हैं उसमें, ये सारी चीज़ें इसमें पता चलेंगी आपको। तो जैसे अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, मतलब हमने असलियत में नहीं है, हमने मान लिया है एक ऐसा विलेज है पालमपुर, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। इसमें क्या है, मेन जो एक्टिविटी प्रैक्टिस की जाती है, मतलब जो मैक्सिमम लोग वहाँ पे काम करते हैं वो है फार्मिंग, ठीक है। मैक्सिमम लोग पालमपुर में क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, ठीक है। पालमपुर में फार्मिंग होती है, मैक्सिमम लोग फार्मिंग करते हैं। तो फार्मिंग के लिए या छोटे मोटे बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या क्या चाहिए रहता है उनको, ठीक है। फार्मिंग में मतलब फार्मिंग हो गया, और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कैसी, जैसी आपकी छोटे मतलब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर, मतलब कोई छोटी सी उनने दुकान खोल लिया, छोटी छोटी सी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने लगे, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करने लगे या डेयरी खोल ली खुद की, ट्रांसपोर्टेशन में काम करने लगे, ये सारी चीज़ें करते हैं वहाँ के स्मॉल स्केल लोग, ठीक है। या तो फार्मिंग मैक्सिमम लोग करते हैं या छोटे मोटे काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या काम आता है? इन सारी चीज़ों में या प्रोडक्शन करने में किसी भी चीज़ का आपको नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज या मैन मेड आइटम्स चाहिए, इंसान की ताकत या ह्यूमन एफर्ट्स चाहिए, पैसा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ों को मिला के हमें जो चाहिए, मतलब जो डिज़ायर्ड गुड है हमारा, वो कैसे हम हासिल कर पाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है आपस के नेबर, वेल कनेक्टेड मतलब उसमें जो रोड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है आपस में कनेक्शन के लिए। तो पालमपुर से सबसे पास का जो बड़ा विलेज है वो है 3 किलोमीटर की दूरी पर। कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर। उसका नाम है आपका रायगंज, ठीक है। ये बड़ा विलेज है, ठीक है। तो ये वाली जो रोड होगी जो इसे कनेक्ट करेगी, ये बहुत ही ज़्यादा वर्किंग में होगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा उसमें काम में आती होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े विलेज से कनेक्शन है, तो हमारा बहुत सारा सामान आता और जाता होगा, ठीक है। अब इससे एक छोटा विलेज जो स्मॉल टाउन है वो भी इससे एक पास में है, जिसका नाम है शाहपुर, ठीक है। शाहपुर एक और विलेज है, ये स्मॉल विलेज है शाहपुर, ये पालमपुर से कनेक्टेड है। रायगंज एक बड़ा विलेज है, बड़ा टाउन है, और शाहपुर एक छोटा विलेज है ना। रायगंज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब ये रोड इन तीनों को कनेक्ट करती है। इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट विजिबल होता है आपका, जैसे आपका बुलक कार्ट चलती है यहाँ पे, टांगे चलते हैं, बोगीज़ चलती हैं, ठीक है। बोगीज़ उसको बोलते हैं जो आपका बफेलो, मतलब जो अगर मतलब बुल्स ना उस कार्ट को ड्राइव करें, उनको बफेलो अगर खींच रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन बोगी, ओके। तो बोगीज़ यहाँ पे चलती दिखाई देती हैं, बुलक कार्ट्स दिखते हैं, ठीक है। और भी कमोडिटीज़ जैसे मोटरसाइकिल्स हो गई, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक, ये सब भी चलते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या लदा होता है बोगीज़ में? जैगरी, जैगरी मतलब गुड़, आपका गुड़ लदा हुआ होता है, गुड़ की ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब ये मेन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़े लेवल पे क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? गुड़, ओके। मतलब या तो रायगंज में गुड़ बनता होगा या तो शाहपुर में गुड़ बनता होगा, जिसमें इस रोड पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे इनको ज़रूरत होगी गुड़ की, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आबादी की बात करें तो पालमपुर में 450 फैमिलीज़ रहती हैं, 450 घर हैं, ठीक है। 450 अलग अलग फैमिलीज़ रहती हैं, जिसमें से कई अपर क्लासेस हैं, कई मिडिल क्लास हैं। 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर क्लास हैं, जिसके पास अराउंड मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम लैंड किसके पास है? जो अपर क्लास है। जो 80 फैमिलीज़ जो अपर क्लास हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड है ना। उनके घर बड़े बड़े हैं, ठीक है। उनके घर ईंटों से बने हैं, ब्रिक्स से बने हुए हैं, सीमेंट से प्लास्टरिंग हुई है। और बाकी जो आम जनता है, जो छोटे मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं, ठीक है, तो उनके पास क्या है? अच्छे घर नहीं हैं, ठीक है। एससीज़ जो हैं, एससीज़ आपके दलित्स, एससी शेड्यूल कास्ट जो दलित्स होते हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 1/3 मतलब 33% पॉपुलेशन किसकी है? एससीज या दलित्स की है पॉपुलेशन, ठीक है।
33%। और ये कहाँ पे रहते हैं? कॉर्नर में, मतलब ये जैसे ये विलेज है तो इसके एक कोने में इनको रखा जाता है, कोने में रहते हैं बेचारे ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आप बोल सकते हो आपका कास्ट, हाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है ना, या फिर आप रेस डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। अच्छा, तो जो दलित लोगों के घर हैं वो किससे बने हैं? मट्टी से बने हुए हैं। और आपने देखा अपर क्लास के घर सीमेंटेड हैं, ठीक है, मतलब अपर क्लास के घर पक्के हैं, और जो मिडिल ये दलित्स हैं इनके घर जो हैं वो मट्टी से बने हैं या स्ट्रॉ से बने हैं, ठीक है। अब इनके मैक्सिमम घरों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी पूरे टाइम नहीं है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए ज़रूरत है इनको? ट्यूबवेल से। जैसे हमने बताया कि मैक्सिमम लोग फार्मर्स हैं तो इनको पानी मतलब जो अपन इरिगेशन करते हैं ना वो ट्यूबवेल से करते हैं वहाँ पे, तो ट्यूबवेल को चलाने के लिए उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अपने फील्ड्स को पानी डालने के लिए, ठीक है ना। और भी कई काम करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है। प्राइमरी स्कूल मतलब जो आपका फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक होता है, तो ऐसे 2 स्कूल्स हैं, ठीक है। एक हाई स्कूल है, ठीक है ना, और एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मतलब जो गवर्नमेंट जैसे डिस्पेंसरीज खोलती है ना, गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरीज होती हैं गांव-गांव में, वो सिंगल इनके यहाँ पे है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ठीक है। इसको गवर्नमेंट चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। मतलब अभी हम टोटल चीज़ें देखें, 2 इनके पास हैं प्राइमरी स्कूल, एक है हाई स्कूल, ठीक है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर गवर्नमेंट का है जो, ठीक है, एक इनका प्राइवेट डिस्पेंसरी है। प्राइवेट डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी मींस जैसे आपके डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं ना, वही उसको बोलते हैं अपन प्राइवेट डिस्पेंसरीज, जहाँ पे इनका सिक जो लोग होते हैं, मतलब बीमार जो लोग होते हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, ओके, ठीक है। तो पालमपुर क्या वेल जो रोड सिस्टम है वो फेयरली डेवलप्ड है या वेल डेवलप्ड बोल सकते हैं अपना, रोड ट्रांसपोर्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है, फैसिलिटीज़ हैं। और उनके कंपेयर टू दोज इन द मतलब जो आसपास के गांव हैं उनसे तो थोड़ी सी बेटर ही है यहाँ पे पालमपुर में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा। चलिए तो अपन देखते हैं प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं। तो प्रोडक्शन क्यों करते हैं, एम क्या होता है प्रोडक्शन का? प्रोडक्शन का एम होता है आपका गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना जो हमको ज़रूरत है, ठीक है ना। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विसेज हो, तो उसको प्रोवाइड करना मतलब हमें देना, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी चीज़ की आपको 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 4 चीज़ों की, जिसमें से सबसे पहला आता है आपका लैंड, ठीक है। सेकंड होता है आपका लेबर, ठीक है। थर्ड होता है आपका फिज़िकल कैपिटल होता है, उसको 2 चीज़ में तोड़ा जाता है, एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब इनके बारे में समझते हैं, ये कैसे कैपिटल को 2 चीज़ में तोड़ दिया ना, तो लैंड, लेबर और 2 टाइप के कैपिटल्स। तो हमें 4 चीज़ की ज़रूरत है क्या, प्रोडक्शन करने में। सबसे पहले लैंड, ठीक है। तो लैंड क्या होता है, अगर हमको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो हमको एक लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हमको अगर फसल उगानी है तो पर्टिकुलर एक खेत के एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जैसे मान लीजिए हमें फैक्ट्री खोलनी है, अपनी टायर की टायर बनाना है, तो उसके लिए एक ज़मीन की ज़रूरत होगी फैक्ट्री खोलने के लिए, ठीक है। तो लैंड रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपके लेबर क्या है आपका, जो वहाँ पे मैन फोर्स काम करेगा, चाहे वो लेबर मतलब नॉर्मल काम करने वर्क लेबर हो, या फिर आपका मैनेजर हो, या फिर आपका टेक्नीशियंस हो, जितने भी काम करते हैं वहाँ पे लोग उस फैक्ट्री में, वो सारे आपके लेबर के अंडर आते हैं। लेबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मज़दूर कर रहा है, वो मज़दूरी कर रहा है। लेबर का मतलब सारी तरह से जितने भी आपकी मैन पावर यूज़ हो रही है वो सब लेबर के अंडर आती है, ठीक है। देन होता है आपका फिजिकल कैपिटल या कैपिटल, है ना। तो उसमें 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो एक बार ख़रीदी जाती हैं, है ना, और उसको फिर आपको दोबारा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। चलिए अच्छा देखते हैं इसके बारे में, जैसे क्या हो सकता है फिक्स्ड कैपिटल। जैसे आपको बिल्डिंग एक बार बनानी है, उसके बाद आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, दोबारा खर्चा नहीं होगा। ऐसी मशीन्स, एक बार आपने मशीन ख़रीद ली, दोबारा मशीन नहीं खरीदनी है आपको। एक बार मशीन बन गई आपकी, बना ली, तो उस मशीन को आप जितने टाइम तक चाहें आप फैक्ट्री में चला सकते हैं। जैसे आपका हो गया टूल्स, है ना।
फार्मर के टूल्स हो गए, जैसे आपका फार्मर की मशीन्स टूल्स हो गए, जैसे प्लो हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपका फार्मर की मशीन्स हो गई, जैसे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें हो गई। बिल्डिंग्स, है ना, बिल्डिंग घर बना लिया आपने या फैक्ट्री बना ली, तो एक बार आपने बना ली, परमानेंट हो गई, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल है, ये कहीं इधर उधर मूव नहीं करता, इसको बार बार हमको काम कर मतलब बार बार रिन्यूएट या बार बार उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कई सालों तक ये हमारे पास बने रहता है, ठीक है ना। और ये प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल नाम से ही आप समझ रहे हैं, वर्किंग मतलब काम चालू करने के लिए या काम करने के लिए हमको जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे हमारा रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में काम करना है तो आपको रॉ मटेरियल कुछ चाहिए होगा ना, और वो आपको चाहिए ही जाता होगा। मतलब जैसे मान लीजिए आज आपने लिया, फर्स्ट डे पे आपने 1 टन कॉटन लिया फैब्रिक फैक्ट्री में आपको, ठीक है। कॉटन से आपने कपड़े बनाना है और पहले दिन आपने 1 टन लिया, सेकंड डे आपको फिर 1 टन लेना पड़ेगा, थर्ड डे फिर 1 टन लेना पड़ेगा। मतलब आपका ये वर्किंग है, जैसे जैसे आपको काम करते जाओगे आपका कैपिटल लगता जाएगा। तो ये आपका होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। इसमें आपका रॉ मटेरियल आता है, ठीक है ना, आपका मनी आता है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें वर्किंग कैपिटल में आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके बिना ये तीनों चीज़ें वेस्ट, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों पे आपको काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चाहिए नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी तो आप ये तीनों चीज़ें कर ही नहीं पाएंगे, ये तीनों चीज़ें इकट्ठा कर ही नहीं पाएंगे, इन तीनों चीज़ों को आपस में रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज जिस इंसान के पास होती है, इसलिए उस इंसान को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। दिस इज़ द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ह्यूमन कैपिटल, ठीक है ना। लेबर के पास दिमाग नहीं है, दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहा है वो बिज़नेस करने में या प्रोडक्शन करने में, ठीक है ना। लेबर आपका सिर्फ काम कर रहा है, मैन फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। चाहे वो मैनेजर हो, चाहे आपका सुपरवाइज़र हो, चाहे वो काम करने वाला लेबर हो, ठीक है ना, वो मैन फोर्स लगा रहा है। वो आपका बिज़नेस को डेवलप नहीं कर रहा है या बिज़नेस रन नहीं कर रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं है कुछ कि वो भाई आपका बिज़नेस चला पा रहा है, ठीक है। उसका एक पर्टिकुलर काम है, वो उस काम को कर रहा है, ठीक है ना। लेबर और ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये हमारे क्या हैं चारों? ये हमारे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें मतलब अगर प्रोडक्शन करना है तो इन फैक्टर्स पे पहले ध्यान देना पड़ेगा, इनके बिना हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इन चारों चीज़ों के बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो जैसा कि मैंने बताया कि फार्मिंग जो है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में, है ना। 75% ऑफ पीपल डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके किस पे? फार्मिंग में, ठीक है। पालमपुर में 75% ऑफ पीपल डायरेक्टली डिपेंड है फार्मिंग के ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ फार्मिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। बट सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 1960 से अभी तक पालमपुर में लैंड जो है फार्मिंग का वो इंक्रीज़ नहीं किया गया है। मतलब जितना लैंड 1960 में फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आज भी उतने का उतना ही यूज़ किया जा रहा है। तो इससे समस्या क्या है हमको, ठीक है ना। इससे समस्या क्या है भाई? जितना 1960 में इस्तेमाल करते थे उतना ही आज भी कर रहे हैं, तो समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी रिक्वायरमेंट खाने की भी बढ़ेगी। जब खाने की रिक्वायरमेंट बनेगी तो हमें लैंड ज़्यादा चाहिए होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वेस्ट लैंड जो है, जो हमारा किसी काम नहीं आ रहा है, उसको भी हमको किस में इस्तेमाल करना पड़ेगा? फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट पालमपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए अब दूसरी समस्या देखते हैं, ठीक है ना। पालमपुर में अपन दूसरी समस्या देखते हैं। पहले हमने समस्या देखी क्या? कि लैंड इंक्रीज़ नहीं हुआ है ना। 1960 से अभी तक कुछ भी लैंड में इंक्रीज़ नहीं किया गया है फार्मिंग के लिए। अच्छा, दूसरी समस्या करने से पहले अपन इस समस्या का सॉल्यूशन देखते हैं कि अपन सॉल्व कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास लैंड नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो? क्या सेम लैंड पे आप ज़्यादा क्रॉप्स उगा सकते हो, है कि नहीं? अगर आपको मान लीजिए आपको अगर सेम लैंड है, मान लीजिए आपका पर्टिकुलर लैंड एरिया है अगर 1 एकड़, ठीक है। उसी 1 एकड़ पे आप टाइम के साथ ज़्यादा प्रोडक्शन ला सकते हो। मान लीजिए अभी आप 1 एकड़ पे 10 टन गेहूँ उगा पाते हो आप, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 एकड़ पे 10 टन्स गेहूँ उगा पा रहे हो, 10 टन वीट उगा पा रहे हो। क्या आप उसी 1 एकड़ पे 12 टन उगा सकते हो क्या? क्या आप उसी 1 एकड़ पे 15 टन्स उगा सकते हो क्या? हाँ, आप उगाया जा सकता है। कैसे उगाया जा सकता है?
तो हमने पढ़ा है ज्योग्राफी में क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन जब से हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे पास क्या आया है, HYV सीड्स। सबसे पहली चीज़ HYV सीड्स क्या है, हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स। हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब हम अगर वो बीज डालते हैं तो उसके 100% चांसेस होते हैं या 99.99% चांसेस होते हैं कि वो उगेगा ही उगेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हम यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़र्स, हम यूज़ कर सकते हैं मशीनरी, हम यूज़ कर सकते हैं ड्रिप इरिगेशन, हम यूज़ कर सकते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, हम यूज़ कर सकते हैं मॉडर्न टेक्निक्स, है ना। ताकि इन सब टेक्निक्स के कारण क्या होगा, हम उसी एरिया में मैक्सिमम क्रॉप यील्ड या ज़्यादा से ज़्यादा उगाव या उपज हम ले सकते हैं, ठीक है ना, उसी पर्टिकुलर एरिया से। क्योंकि देखिए ये सिर्फ पालमपुर की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड की समस्या है। आपकी आबादी बढ़ती जा रही है बट लैंड उतने का उतना ही है, ठीक है ना। लैंड हमारा कांस्टेंट है बट पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी और लैंड कांस्टेंट रहेगा तो हमें उतने ही लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो इसी कारण से ये सारी टेक्निक्स को हम इस्तेमाल करते हैं। और आजकल आप देखें तो आजकल और टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे एक्वापॉनिक्स, पानी के थ्रू पौधे उगाना, एक्वापॉनिक्स हो गया, ठीक है। या आपका हो गया वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग मतलब एक के ऊपर एक ट्रेज में, जैसे फर्स्ट ट्रे, सेकंड ट्रे, थर्ड ट्रे, फोर्थ ट्रे, ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स में आपका फार्मिंग की जाती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। मतलब उसी लैंड पे हम उससे 10 गुना 20 गुना भी क्रॉप की प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, वर्टिकल फार्मिंग के थ्रू। ये सारे बहुत सारे नए तरीके इन्वेंट हो चुके हैं और हम इसके थ्रू बहुत सारी हार्वेस्ट या मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम पालमपुर पे आते हैं। तो पालमपुर में क्या समस्या थी, पालमपुर में समस्या थी कि भाई लैंड लिमिटेड है, आबादी बढ़ रही है, तो क्या किया जाए। तो पालमपुर में क्या किया गया अपन पढ़ते हैं। तो पालमपुर के लोग क्या करते हैं, पालमपुर के लोग सबसे पहले अपनी नीड्स फुलफ़िल करते हैं, ये सारे तरीक़ों की मदद से अपनी नीड्स पहले फुलफ़िल करते हैं। फिर जो सरप्लस होता है, सरप्लस मतलब जो एक्स्ट्रा बचता है उनकी नीड्स के बाद, तो वो उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। कहाँ सेल करेंगे, जो आजू बाजू वाले गाँव हैं, जैसे हमारा रायगंज और शाहपुर, ठीक है। तो क्या किया जाता है समझिए, सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स होते हैं, ज्वार बाजरा लगाया उन्होंने जब, और कभी भी साल भर में कभी भी लैंड को खाली नहीं छोड़ते वो, ठीक है ना। फिर ज्वार बाजरा जैसे ही हार्वेस्ट किया गया तो उसमें जो फिर आप अक्टूबर दिसंबर के समय पे पोटैटो लगा दिए, राइस लगा दिए, वीट लगा दिए, ठीक है, सॉरी वीट लगा दिए, पोटैटो लगा दिए, ये सब आपने लगाए। फिर उसके बाद आपने वीट जब हार्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने शुगर केन लगा दी, जिसको साल में एक बार हार्वेस्ट किया जाएगा जैगरी के लिए। जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, जैगरी कहाँ यूज़ किया जा रहा था, शाहपुर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, ठीक है ना। ताकि क्या हो जैसे हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, मतलब वैरायटी होगी प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का सरप्लस जो हमारा एक्स्ट्रा होता है वो हमारा सेल कर दिया जाएगा, ओके, जिससे हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, पैसा अर्न होगा, ठीक है ना। तो जैसा कि भाई हमने पढ़ा कि भाई क्रॉप्स में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। मतलब अगर सेम टाइप के क्रॉप्स, अगर मान लीजिए कि अगर पालमपुर में सब लोग वीट लगा दिए तो क्या होगा, हमारे समस्या आ जाएगी कि बाकी सारी चीज़ें नहीं खा पाएंगे हम, ठीक है ना। तो क्या करते हैं फार्मर करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या फ़ायदा होगा, जैसे मान लीजिए एक रामू एक फार्मर है, ठीक है। रामू ने अपने खेत में 4 क्रॉप्स उगाए, वीट, मेज़, है ना, ज्वार बाजरा, ऐसे 4 क्रॉप्स मान लीजिए आपने उगाए, ठीक है। तो अगर वो 4 क्रॉप्स उगाता है तो उससे क्या होगा, वो खुद तो 4 क्रॉप्स जितने उसको इस्तेमाल करने हैं वो कर लिया, बाकी चारों के सरप्लस वो सेल करके बाकी सारे क्रॉप्स जो दूसरे फार्मर्स ने उगाए हैं उनको ख़रीद सकता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, रामू को कम खर्चे में मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सकता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकता है, यूज़ कर सकता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, जैसे अब हमने बताया कि HYV सीड्स, ये सारी ग्रीन रेवोल्यूशन की जो चीज़ें हैं, जैसे HYV सीड्स हो गया, इससे फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए पहले अगर किसान 1000 सीड डालता था तो उसको सिर्फ 500 क्रॉप्स उग पाते थे, 500 क्रॉप्स उगते थे या उससे भी कम उगते थे, 500 क्रॉप्स उगे। अब 500 क्रॉप्स में उसको क्या होता था, ईल्ड कम मिलती थी। मान लीजिए 500, हर एक क्रॉप में अगर आपके 10 बीज होते हैं वीट के, तो 500 इंटू 10, 5000 सीड्स मिले उसको, 1000 सीड्स से 5000 सीड्स मिले। पर अगर उसी जगह वो HYV सीड्स लगाता तो 1000 सीड्स उगाता और 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10, 10,000 उसको प्रोडक्टिविटी मिलती, मतलब कितना, डबल,
और कई बार इस केसेस में ट्रिपल भी होता है, 4 गुना भी होता है, 5 गुना भी हो जाता है H5 सीड से। फिर अगर आप मान लीजिए इरिगेशन, आपका अगर मान लीजिए पुराने ज़माने में क्या करते थे, उन लोग ट्यूबवेल से पूरे में भर देते थे, पर उससे क्या होता था, मैक्सिमम पानी वेस्ट हो जाता था। पर पानी तो लिमिटेड कंटेंट में है पीने का, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, उनकी स्कैरसिटी आती थी जब गर्मी का मौसम होता था। तो इस कारण से क्या करना चाहिए उनको स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, ड्रिप इरिगेशन, ये इस्तेमाल करना स्टार्ट किया उन्होंने। तो उससे क्या हुआ, उनका आपका पानी बचा, और जिससे वो फर्दर पानी को यूटिलाइज़ कर पाए, ठीक है ना। आप फर्टिलाइज़र, जैसे मान लीजिए कंटिन्यूटी, जैसे हमने पढ़ा कि वो क्रॉप रोटेशन करते थे, है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग करते थे, और कभी भी आइडियल नहीं, खाली नहीं छोड़ते थे ज़मीन को। तो उससे क्या होता था, उसकी ईल्ड, जो उसकी फर्टिलिटी है वो कम हो जाती थी। फर्टिलिटी कम होने से क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उनके पास क्या उपाय था, मैन्योर। मैन्योर से क्या होता है, एकदम फर्टिलिटी नहीं बढ़ती, ज़्यादा नहीं बढ़ती, तो इसलिए उनको क्या इस्तेमाल करना स्टार्ट किए, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र से आपकी फर्टिलिटी जल्दी बढ़ जाएगी, ज़्यादा बढ़ेगी, अच्छे से बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी ईल्ड बढ़ जाएगी। चलिए अब अपन नेक्स्ट समस्या की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट समस्या क्या है आपकी, कि यहाँ पे जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा पालमपुर है, तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। अनइवन मतलब किसी को बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ लैंड मिल गया है, किसी को बहुत छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड मिल गया है, किसी को मीडियम साइज पीसेस ऑफ लैंड मिल गया है, ठीक है। पर जो मैक्सिमम लैंड है, 95% लैंड है, वो बड़ी फैमिलीज़ के पास है, जो अपर क्लास फैमिलीज़ है ना, 150 फैमिलीज, सॉरी, अपर क्लास फैमिलीज़ आपकी 80 हैं, ठीक है ना। उनके पास मैक्सिमम पीस ऑफ लैंड है, वो लैंड लॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम पीस ऑफ लैंड है, ठीक है। यहाँ पे अराउंड 150 फैमिलीज़ जो हैं वो लैंडलेस हैं, ठीक है ना। 150 फैमिलीज़ मतलब जो कि 33% होता है, 33% फैमिलीज़ के पास ज़मीन ही नहीं है, ठीक है। फिर जो आपकी अराउंड 240 फैमिलीज़ हैं, 240 फैमिलीज़ के पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड है, मतलब 2 हेक्टेयर या उससे भी कम, ठीक है। और जो बची हुई कुछ छोटी सी फैमिली, बहुत ही मिनिमम फैमिलीज़ हैं, 60 फैमिलीज़, वो मीडियम साइज़ हैं, जिसके पास 2 एकड़ 2 हेक्टेयर से बड़ा लैंड है। और बहुत ही कम लार्ज फार्मर्स हैं जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी बड़ा लैंड है वहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे समस्या क्या है, इससे आपकी समस्या ये है कि जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड है, तो उनके पास सरप्लस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट जो स्मॉल फार्मर्स और जिस लैंडलेस लेबर्स हैं उनके पास क्या है, अमाउंट ही नहीं है खुद को उगा, खुद को खाने के लिए, फिर वो सरप्लस क्या बचाएंगे, क्या वो बेचेंगे क्या, ठीक है ना। मतलब वो एक ही चीज़ पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। और इससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर उनको खेती करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, लोन लेंगे। लोन किससे, लैंडलेस लेबर, क्योंकि बैंक तो है नहीं, अपन ने देखा वहाँ पे बैंक नहीं है, तो बैंक लेंगे, वो लोन लेंगे वो लैंडलॉर्ड से। अब लोन लेने से क्या होगा, उनका अगर मान लीजिए फसल ख़राब हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो वो क्या होगा आपका भाई, नेक्स्ट ईयर उसको वो जो लैंडलॉर्ड है वो उसके लैंड पे कब्ज़ा कर लेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कब्ज़ा कर लेगा। तो इससे क्या होगा, उनका लैंड भी चला गया, अब वो क्या बन गए, लैंडलेस। अब लैंडलेस जब बन गए तो वो उनके पास क्या काम है, उनके पास बस एक ही काम बचा कि वो लेबर बन जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया मतलब अराउंड 60 to 70% या अराउंड 80% मान लीजिए आप, वो मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स के पास है। और जो 20% एरिया है, जो 90% आबादी है उसके पास है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि आबादी के हिसाब से आप देखें तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उसके पास मिनिमम एरिया है, और जो मिनिमम पॉपुलेशन है उसके पास मैक्सिमम एरिया है, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ गई है विलेज पालमपुर में। तो इससे होता क्या है, जो लैंडलेस लेबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, तो उनको क्या है, जो बड़े फार्मर्स हैं, मीडियम या लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, उनको लेबर्स चाहिए। तो लेबर्स कहाँ से मिलेंगी, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, जो लैंडलेस लोग हैं उनको लेबर के फॉर्म में ले लेते हैं। अब जब वो ज़्यादा हैं तो क्या होता है, कंपटीशन कट थ्रोट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए 2 बंदे हैं यहाँ पे, एक राम है एक श्याम है, ठीक है। तो राम, अगर मान लीजिए राम गया मकान मतलब लैंडलॉर्ड के पास गया, बोला भाई साहब मेरे को काम दे दीजिए, मैं आपको 500 रुपये पर डे काम कर लूँगा। शाम ने बोला कि भाई मेरे को काम दे दीजिए, मैं आपको 400 रुपये में काम कर दूँगा, है ना। अगर मान लीजिए
लैंडलॉर्ड अगर आप हैं तो आप किसको पसंद करेंगे? आप डेफ़िनेटली 400 रुपये वाले राम को पसंद करेंगे, ठीक है ना? क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि आपको कम पैसे में वो काम करके दे रहा है, ठीक है ना? आप अब जब वो इसको पता चलेगा कि 400 में पसंद किया तो ये क्या बोलेगा, नहीं भाई साहब मेरे को ले लीजिए, मैं 350 में काम कर दूंगा आपका, ठीक है ना? जो 500 में काम कर रहा था वो 350 में काम करना पड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत ज़्यादा लैंडलेस लोग हैं, उनको खाना तो घर चलाना ही है ना किसी भी तरह से अपना, भूखे थोड़ी मरेंगे वो। तो इसीलिए वो कम से कम वेजेस पे काम करने तैयार हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है ना? इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है कि कंपटीशन की वजह से क्या हो गया, उनका दाल पानी रुक गया है। क्यों? और अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट रेट्स की बात करें, गवर्नमेंट रेट्स आपके अगर मान लीजिए 1000 रुपीज़ होंगे तो वो काम करने तैयार हो जाएंगे 300, 400, 350 ऐसे रुपए में काम करने तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आबादी उनकी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा है तो वो क्या बोलेगा, लैंडलॉर्ड बोलेगा भाई हमें काम ही नहीं कराना आपसे, आप पैसे ज़्यादा ले रहे हो। तो अब उसको मजबूरी में, क्योंकि घर चलाना है उसको, मजबूरी में क्या करेगा, वो कम पैसे में काम करेगा, जिससे उसका घर अच्छे से तो नहीं चलेगा बट कैसे भी उसका गुजारा हो जाए, इसलिए वो काम करेगा कम पैसे में। तो इससे क्या होगा, वो और गरीब होता जाएगा और जो लैंडलॉर्ड था वो और अमीर, क्योंकि उसका पैसा बच रहा है, ठीक है ना? काम भी हो जा रहा है, पैसा भी बच रहा है, तो वो और अमीर होता जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या समस्या देखी है। अभी 2 और समस्याएं देखी हमने। क्या पहली समस्या थी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऑफ लैंडलेस लेबर्स, मतलब जो लैंडलेस लेबर है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। क्यों इतना कंपटीशन है? क्यों इतना कंपटीशन हो गया लैंडलेस लेबर के बीच में? लैंडलेस लेबर के बीच में इसीलिए इतना कंपटीशन हो गया क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा होने के कारण जो बड़े फार्मर्स हैं, मीडियम स्केल फार्मर्स हैं, उन लोग बोलते हैं कि भाई हम कम पैसे में प्रेफर करेंगे। तो भाई अब उसको तो घर चलाना है, तो कैसे भी वो बोलेगा कि भाई हमें इतने में करने तैयार हैं, वो बोलेगा मैं और कम में करने तैयार हूँ। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जो उसका वेज है वो बहुत ही कम हो जाएगा, सैलरी बहुत ही कम हो जाएगी। और दूसरी प्रॉब्लम देखी हमने कि जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके पास क्या है, सरप्लस नहीं बचता है। सरप्लस नहीं बचता है तो वो सेल नहीं कर पाते। सेल नहीं कर पाते तो क्या होगा, उसको नेक्स्ट ईयर खेती करने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। पैसे के लिए वो तो है नहीं कोई बैंक जिससे वो लोन ले ले, तो वो क्या करेगा, वो लैंड, जो बड़े फार्मर्स हैं, मीडियम स्केल और लार्ज फार्मर्स हैं, उनसे पैसे उधार पे लेगा। अब ये बहुत अच्छे इंसान थोड़ी हैं कि आपको भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे देंगे। ये आपको बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं अमाउंट, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर नहीं कर पाओ। जो मतलब जो स्मॉल स्केल फार्मर है वो नेक्स्ट ईयर नहीं पे कर पाए उसके पूरा इंटरेस्ट के साथ, ठीक है ना? और अगर मान लीजिए सोने पे सुहागा हो जाए उसका, कि उसकी खेती भी ख़राब हो गई, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा और उसके पास और पैसा भी नहीं होगा कि रिफ़ंड कर पाए थोड़ा भी अमाउंट। तो इससे क्या होगा, इससे वो उस लैंड पे जो मतलब मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स है वो कब्ज़ा कर लेते हैं स्मॉल स्केल फार्मर के लैंड पे। और वो जो स्मॉल स्केल फार्मर है वो किस कैटेगरी में आ जाता है, अब लैंडलेस की कैटेगरी में। तो जो उसका लैंड होता था अब उसी में उसको पैसा के लिए काम करना पड़ता है, मतलब वो एज अ वर्कर वहाँ पे काम करता है, जो उसका खुद का लैंड हुआ करता था उसमें अब, ठीक है ना? तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई। क्यों? क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर लोन के लिए अमाउंट मिलता नहीं है, ठीक है ना? पर अगर वहीं आप मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर की बात की जाए कि अगर उनको भी तो नेक्स्ट अगले साल खेती करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो जो सरप्लस पिछले साल बचता था वो सेल करते थे, क्योंकि उनके पास लैंड बहुत था तो उनकी नीड्स आराम से फुलफ़िल होगी, एक्स्ट्रा बचता था सरप्लस को सेल करते थे अगल बगल वाले विलेजेस में, जिससे क्या होता था, उनका नेक्स्ट ईयर का फार्मिंग का पैसा आ जाता था। तो उनकी जो सेविंग्स होती थी उससे वो अरेंज कर लेते थे अपने लिए कैपिटल, ठीक है ना? तो इससे हमको समझ में आया कि भाई जो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती थी, ठीक है ना? और जो लैंडलेस है वो तो है ही प्रॉब्लम में, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए अगर मान लीजिए स्मॉल स्केल फार्मर के पास कितना भी हाई यील्ड वैरायटी करके थोड़ा सा भी अगर इसका सरप्लस बचता है, तो ज़्यादा तो सरप्लस बच नहीं सकता, थोड़ा ही सरप्लस बचेगा। अब वो छोटा सा जो सरप्लस बचा है तो क्या उसके लिए अच्छा होगा कि वो बुला कार्ट मंगवाए या कोई बड़ी गाड़ी करे और उसको पूरा लेके वो जाके बड़े जो विलेज है जहाँ पे उसको ज़्यादा अच्छे पैसा मिलेगा मतलब उस सरप्लस का, वहाँ पे जाके सेल करे? नहीं, उसके पास उतना अमाउंट ही नहीं हो पाएगा, फ़ीज़िबल ही नहीं होगा कि वो बुला कार्ट करे या ट्रक करे ताकि वो वहाँ पे जाके अपना अच्छे अमाउंट में सेल कर पाए, है ना, एक्स्ट्रा सरप्लस। बट अगर वहीं पे मीडियम स्केल और लार्ज स्केल फार्मर्स होंगे तो उनके पास अच्छा काफ़ी सरप्लस होगा, ठीक है ना, टन्स में सरप्लस होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से अफोर्ड कर लेंगे कि भाई हमारा सरप्लस बिकेगा तो उसमें हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा बच ही जाएगा कि हम उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कवर कर लें,
ठीक है ना, और जहाँ पे हमको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो अब स्मॉल स्केल विलेज वाला क्या करेगा, वो वहीं आसपास ढूंढेगा कि भाई यहीं कहीं खरीद ले। तो कौन खरीदेगा, जो ट्रेडर होगा, ट्रेडर मतलब जो व्यापार करता होगा वहीं पे लोकल। अब वो जो छोटे गांव में खरीदेगा तो उसका क्या होगा, रेट कम होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ट्रेडर ने खरीदा तो बहुत ही कम रेट्स पे खरीदेगा। अगर मान लीजिए अगर वो नहीं खरीदता तो क्या होगा, उसकी फसल जो होगी एक्स्ट्रा छोटी सी जो बच गई थी वो सड़ने लगेगी, तो वो क्या होगा, मजबूर हो जाएगा उसको बेचने पर। तो जो ट्रेडर्स होंगे या मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स होंगे वो बहुत ही सस्ते दामों में उसके फसल को खरीद के रख लेंगे अपनी फसल के साथ, और वो एक्स्ट्रा में इकट्ठा करके पूरी अपनी फसल लेके जाके बड़े मार्केट में सेल करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सेम इज़ द केस विथ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स भी ऐसे ही करते हैं, जो स्मॉल स्केल फार्मर्स का जो छोटा मोटा सरप्लस होता है वो इकट्ठा कर लिए और सबको ले जाके बड़े मार्केट में सेल करके बिना कुछ इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, अपन ने देखा था कि ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है, फार्मिंग। अब हम देखेंगे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ पालमपुर में प्रैक्टिस की जाती हैं। तो सबसे पहली नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है आपकी डेयरी। डेयरी मतलब होता है कि आप काऊ या बफेलोज़ को शेड में आप पालते हो, जिससे आप क्या करते हो, मिल्क हार्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा डेयरी है। और डेयरी में कितने लोग परसेंट लोग वर्क करते हैं वहाँ पे, 25% ऑफ पालमपुर पर्सनस। मतलब जो पालमपुर की पॉपुलेशन है उसमें से 25% किस पे डिपेंडेंट है, डेयरी पे, ठीक है ना। हमने देखा था 75% फार्मिंग पे डिपेंडेंट है और रेस्ट 25% डेयरी पे डिपेंडेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेयरी में क्या होता है भाई, आपका डेयरी में आपको सबसे पहले जो बफेलोज़ हैं, है ना, उनको आपको फीड करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल चाहिए, फीड देना पड़ेगा। फीड क्या दोगे आप, हमने बताया था पिछली बार, ज्वार और बाजरा अपन फीड करते हैं। जो और लोग मतलब जो हमारे फार्मर्स क्या उगाते थे, जो मतलब रेनी सीज़न में उगाते थे ज्वार और बाजरा, ठीक है ना। और फिर उसके बदले में वो मिल्क सेल करते हैं। कहाँ पर सेल करेंगे, छोटे गांव में, शाहपुर में नहीं, वो बड़े गांव में जाते हैं, मतलब रायगंज जाते हैं, बिग टाउन, है ना, जो उनके पास का सबसे बड़ा टाउन है रायगंज, वहाँ पे जाके वो सेल करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वो ट्रेडर शाहपुर में जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक कलेक्शन सेंटर करना पड़ेगा, वहाँ पे उनको चिलिंग सेंटर खुद से बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, वो वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि मिल्क आपको पता है कि ज़्यादा देर आप स्टोर नहीं कर सकते, विद इन 1 डे आपको सेल करना पड़ता है, वरना वो ख़राब फट जाता है, ठीक है ना। तो स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उनके लिए चिलिंग सेंटर्स होने चाहिए। आप गर्म नहीं स्टोर कर सकते, रखे नहीं ऐसी हवा में नहीं रख सकते, ख़राब हो जाता है। चिलिंग सेंटर्स होने चाहिए, उसके कूलर्स होने चाहिए वैसे, है ना, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए बड़े बड़े, जिसमें आप स्टोर कर सकें। तो उनको ये सारी फैसिलिटी आसानी से कहाँ मिल जाती है, बड़े शहर में, मतलब रायगंज में मिल जाती है। तो वहाँ जाके उन लोग सेल करते हैं, ठीक है ना, जिससे उनका ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाए और आसानी से उनका दूध ख़राब भी ना हो और ये सब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस ना आए। बट अगर मान लीजिए कि अगर स्मॉल स्केल फार्मर है, जो मतलब स्मॉल स्केल फार्मर इंगेज हैं इसमें, मतलब जो डेयरी का काम कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे हो रहा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम सिचुएशंस आएंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था जैगरी ट्रांसपोर्ट होता है शाहपुर। तो पालमपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो स्मॉल स्केल पे होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं है पालमपुर में, ठीक है ना। पालमपुर एक छोटा सा विलेज है, ठीक है। तो पालमपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं है, तो यहाँ पे छोटी सी मतलब छोटी छोटी सी जगहों में छोटे छोटे प्रोडक्शन सेंटर्स में जैगरी बनाया जाता है, ठीक है ना। मतलब इनका बहुत बड़ा सेंटर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ छोटे से सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स के इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जैगरी बनाया जाता है बहुत ही छोटे लेवल पे, ठीक है ना। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, घर ही में बनाते हैं अपने, ठीक है ना। तो घर में या खेत में अपने अपने घर के लोगों की हेल्प से बनाते हैं। तो जो अब इनने मतलब इनके पास क्या है, लेबर्स हायर करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि स्मॉल स्केल पे मतलब जो छोटे लोग करते हैं, है ना, तो लेबर हायर करने के लिए पैसे नहीं होते, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्या, घर में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आती हैं, बीमारी हो सकती है, बहुत सारे हार्म हो सकते हैं, है ना, कोई हज़ार्ड हो गया, कोई मतलब मान लीजिए कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करने की कंडीशंस आती हैं, ठीक है ना, जब आप घर में स्मॉल स्केल पे काम करते हैं, जैगरी एग्री बनाते हैं जब, ठीक है ना। छोटे बच्चे भी होते हैं क्योंकि घर में, वो अगर मान लीजिए धोखे से फायर के पास चले गए तो बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस सिचुएशन हो सकती है, एक्सीडेंटल सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना।
और बहुत ज़्यादा कंडीशंस पे लॉस भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, घर के लोग काम कर रहे हैं, वेल ट्रेंड नहीं है वो, ठीक है ना। तो उनसे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं पालमपुर में और कौन होता है। पालमपुर में नॉन फार्मिंग में सेकंड तो हमने देखा क्या कि आपका स्मॉल स्केल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। थर्ड होती हैं आपका शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स हैं पालमपुर में, जो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए सरप्लस कुछ बच रहा है या गुड्स हैं कुछ बाहर से लाके आपके यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है ना। तो ये शॉपकीपर्स हैं, ये है मतलब सामान खरीदते हैं लोगों से और होलसेल मार्केट से खरीदते हैं सामान सिटीज़ से, और यहाँ पे लाके विलेज में बेचते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैक्सिमम सामान बेचते हैं, जैसे मान लीजिए आपका शुगर हो गया, टी हो गया, ऑयल हो गया, बिस्किट्स हो गया, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, ये सारी चीज़ें, पेन पेंसिल, ये सब स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है ना, क्लोथ्स हो गया। तो जिसके मतलब छोटी मोटी फैमिली जो बस स्टैंड के पास रहती हैं, वो अपने घर का छोटा सा हिस्सा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, छोटा सा हिस्सा इस शॉप के फॉर्म में इस्तेमाल करता है ना। तो यहाँ पे वो क्या कर सामान बेच सकते हैं, अपना ईटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें अपने घर के छोटे से हिस्से में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर बस स्टैंड के पास है, बस स्टेशन के पास है, ठीक है ना। बस स्टैंड के पास है बिकॉज क्योंकि वहाँ से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जो वहाँ से पैसेंजर्स उतरेंगे वो उनको आसानी से ईटेबल्स दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप भी जानते हैं बस स्टैंड के पास आप देखे होंगे बहुत सारे ढाबे होते हैं जहाँ पे पैसेंजर्स को भी उतरे उसको खाने का सामान मिल जाए, ठीक है ना। तो वैसे ही लोगों ने अपने घरों पे छोटी सी जगह पे एक कैंटीन टाइप का या ईटेबल्स टाइप का एक शॉप खोल दी है, ये सब शॉपकीपर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और मतलब एक और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे बहुत ही है, जैसे हमने बताया था स्टार्टिंग में, पालमपुर से रायगंज जाते हैं रिक्शे वाले, टोंगा वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, बसेस, है ना, ये सारी चीज़ बोला, कार्ट्स, बोगी, ये सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट करती हैं इंसानों को भी, ठीक है ना, और गुड्स को भी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी कुछ परसेंटेज ऑफ पर्सन्स यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जिससे उनको एवरेज इनकम हो जाती है। बट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ही फास्ट डेवलपिंग सेंटर है। फास्ट डेवलपिंग क्यों है? बिकॉज ये देखिए, अब जैसे जैसे पालमपुर डेवलप होगा तो उसकी कनेक्टिविटी जो होगी, रोड सिस्टम जो होगा वो बढ़ते जाएगा। रोड सिस्टम बढ़ेगा तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या चाहेगा आदमी कि भाई हम बाहर जाके सेल करें ताकि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इस कारण से वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएगा कि भाई है हमारा सामान बाहर लेके जाए और हमारा सामान सेल करे, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। तो अभी हम एक समरी टाइप का देखते हैं विलेज पालमपुर का। हमने देखा कि विलेज क्या है, बहुत ही छोटा सा है ना। यहाँ पे मेन एक्टिविटी होती है फार्मिंग। फार्मिंग की कुछ प्रॉब्लम्स देखी हमने, फिर हमने देखा कि भाई फार्मिंग प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे हमने, फिर हमने फार्मिंग की कुछ समस्याएं देखी, उसका सॉल्यूशंस देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद देखा हमने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती हैं, ठीक है ना। फार्मर्स की समस्याएं देखी हमने। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने 4 टाइप की देखी। पहली देखी हमने डेयरी, दूसरी देखी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरी देखी शॉपकीपिंग और चौथी देखी ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारी चीज़ों से हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। अप टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।